दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका। आज मैं आपकी सेवा में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद हैं उनसे संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें आप जनपद से महाजनपद बनने की प्रक्रिया, उनकी परिस्थिति क्या थी, उसके बारे में समझेंगे और वर्तमान या आधुनिक भारत में ये महाजनपद व उनकी राजधानी से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, उनके वर्तमान नाम क्या हैं, ये भी हम इनमें जान सकेंगे। इनकी स्थिति भारत के नक्शे पर क्या है वो भी हम देखेंगे, नक्शे पर देखेंगे। नक्शे पर देखकर इनको समझेंगे। फिर वज्जी के 8 व मल्लों के 2 यानी 10 गणसंघों का भी हम इस वीडियो में विशेष अध्ययन करेंगे। चार्ट के माध्यम से विशेष तथ्य भी इसमें बताए जाएंगे। ये वीडियो यूपीएससी, आरपीएससी, नेट, रीट आदि परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो उपयोगी लगता है, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके माध्यम से देखते हैं। संक्षिप्त रूप में वैदिक काल का समाज है। पहले गांव, फिर वेश, फिर जन। जन का अर्थ लोक, कुल या जनजाति, कबीला। विद्वान लोग इसको जन को कबीला मानते हैं। उत्तर वैदिक काल में जन से अर्थात कबीलों से बनता है जनपद और फिर बन जाता है महाजनपद। बड़ा विस्तार ले लेता है। जैसे वीर से महावीर बनता है, वैसे जनपद से महाजनपद बन जाता है, यानी जनपद से बड़ा। अब जनपद का अर्थ क्या बताया गया है, तो 12वीं की जो एनसीईआरटी की हिंदी की किताब है, उसमें इतिहास की किताब है, उसमें बताया गया है एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन, अथवा जन का अर्थ है लोक, कुल या जनजाति अर्थात कबीला, कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है, उसे जनपद कहते हैं। अच्छा, समझ में आ गई होगी परिभाषा। जनपदों के विकास का जो प्रारंभ बिंदु क्या है, ये आप देख रहे हैं। लोहे की खोज हुई उत्तर प्रदेश व पश्चिम बिहार में, उर्वर कृषि भूमि थी अधिकांश। आप देखेंगे कि ये गंगा घाटी में बसे हुए हैं। यूपी और बिहार में हस्ती सेना का प्रयोग होने लगा था। पहले जो संचरणशील जीवन ये यापन करते थे ये लोग, तो इसका त्याग कर दिया। आर्थिक व सामाजिक उन्नति हुई और इस उन्नति ने राजनीतिक उन्नति या आकांक्षाओं को जन्म दिया और यही फिर जनपद से महाजनपद और फिर मगध तो साम्राज्य के रूप में परिणित हो गए। थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। भूमि उनकी समृद्धि का प्रमुख स्रोत बन गई। अब अधिक से अधिक भूमि प्राप्त कर अधिक से अधिक समृद्ध होने की कामना हो गई। इसी इच्छा के वशीभूत होकर जनों ने भू विस्तार किया और यही जनपद के रूप में हमारे सामने आया। अरे सर्वाधिक गंगा घाटी में हुए जनपद राज्यों का अगला विस्तार महाजनपद के रूप में हमारे सामने आए। और आगे देखें तो ये एक कदम आगे और बढ़कर साम्राज्य कायम करने के प्रयास में लगे रहते हैं और ये गौरव मिलता है सबसे पहले मगध को। तो ये ही आगे चलकर घुमंतु राज्य थे, ये ही आगे चलकर भौगोलिक जनपद के रूप में परिवर्तित हो गए और जन के नाम से इनका जनपद नामकरण हुआ। अब कई जन अधिक थे तो जो आपस में मिल गए, तो फिर जो अधिक प्रभावी था उसके नाम से उस जनपद का नामकरण हो गया। बुद्ध काल तक आते आते हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और पुराणों के भुवनकोश विवरण में हमें 175 जनपदों की सूची प्राप्त होती है। पाणिनि कहते हैं कि ये काम्बोज से अश्मक तक फैले हुए थे और सोबीर से सूरमास, असम में सूर्म घाटी है, वहां तक फैले हुए थे। वो इसका पूर्ण विवरण देते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसमें इसका पूर्ण विवरण मिलता है। चलो पहले मुख्य तथ्य देख लेते हैं कि 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिणी भारत में गोदावरी तट पर था। बुद्ध काल में 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, कौशल, मगध, वत्स, अवंती। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोपजीविन कहा गया है। इसका अर्थ होता है
ये वे लोग जो शांति काल में कृषि करते हैं, पशुपालन या व्यापार का काम करते रहते हैं, परंतु आवश्यकता होने पर आराम से शस्त्र ग्रहण करने में बिल्कुल नहीं हिचकते, हथियार उठा लेते हैं, लड़ाई करने निकल जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो भारत का नक्शा है उसमें जो 16 महाजनपद है उनकी स्थिति क्या है? देखिए, 2 तो बाहर हैं, कंबोज और गांधार तो भारत के नक्शे से बाहर हैं। तो पहले भारत के नक्शे में जो उनकी स्थिति जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ये 7 है: काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, सूरसेन और पांचाल। 3 बिहार में है: अंग, मगध, वज्जी। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में है तो इसका क्षेत्र बंगाल में नहीं है। ये अंग, ये इसकी जो राजधानी चंपा है वो बिहार में है, बाकी कुछ एरिया इसका बंगाल से भी लगता है। तो 7, 3, 10 हो गए। एक दिल्ली यानी कुरु यहां पे है, तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आजकल दिल्ली के नाम से जानी जाती है। एक राजस्थान में है, मत्स्य। एक मध्य प्रदेश में, अवंती। एक दक्षिण में, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, अस्मक या अस्सक। 2 है भारत से बाहर, एक कंबोज और एक गांधार। इस तरीके से 16 महाजनपदों की स्थिति है। अब चलिए इनको नक्शे पे देख लेते हैं। ऊपर चलते, कंबोज, ये इसके ऊपर कंबोज है, हल्का फुल्का है, क्यों सारे इसके नीचे ही है। तो कंबोज, ये नक्शे पे देख लीजिए, इसके बारे में विस्तार से चार्ट में बताऊंगा मैं आपको। नक्शे में ये राजधानी इंगित करता है, न कि एरिया। ऐसे तो गांधार का एरिया यहां तक, ये अफगानिस्तान में ये गांधारी है, जो महाभारत में पात्र है, वो गांधार प्रदेश की थी। राजधानी यहाँ है, बाकी ये गांधार प्रदेश तो यहाँ तक था, कश्मीर तक फैला हुआ था। ये काम्बोज का प्रदेश भी, तो ये राजधानी इंगित करता है। जैसे सूरसेन की राजधानी, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है यहाँ, ये इंद्रप्रस्थ है कुरु की राजधानी, ये मत्स्य का विराटनगर है, और ये त्रिभुज बनता है ये इस तरीके से। हालांकि मैंने जगह की कमी की वजह से ऊपर लिख दिया है। ये पांचाल है, ये चेदी, ये वाला एरिया है, जो ये बुंदेलखंड वाला एरिया जो बाहर इसके नक्शे में एमपी में घुसा हुआ है, ये एरिया आपका चेदी का प्रदेश है। अवंती, भोपाल, ये उज्जैन आ गया, इसके आसपास का ये दक्षिणी अवंती हो गया। उत्तरी अवंती, यहाँ इसकी राजधानी महिष्मती है और इसकी उज्जैनी है। अस्मक हो गया, प्रतिष्ठान पैठन, ये अंग हो गया इसका। ये देखो बिहार में 3 है, 1, 2, 3, अंग, मगध और वज्जी। तो ये अंग है, इसका कुछ एरिया बंगाल में भी है, बिहार तो बाद में बना है ना, तो ये बंग प्रदेश था, बिहार तो इसी सदी में बना हुआ है। तो ये अंग प्रदेश हो गया, और फिर ये मगध और ये वज्जी। मगध के पूर्व में आपको अंग मिलेगा, ये वज्जी प्रदेश हो गया। अब चलेंगे तो ये देखिए, अब ये यूपी के अपन ने सूरसेन देख लिया है, और कुरु है, ये दिल्ली का देख ही लिया, पांचाल है, कौशल है, मल्ल है, काशी है, वत्स है, ये सारे आपने देख लिए। ये 16 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इसकी विस्तार से बात करते हैं चार्ट के माध्यम से। ये नक्शा है, मैप एक बार फिर से लेके आएंगे चार्ट देखने के बाद। मित्रों, यह वीडियो बनाते समय मैंने कई प्रामाणिक पुस्तकों की सहायता ली है कि ये आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी बने और प्रामाणिक बने। फिर भी वो कमी रह गई हो तो मर्यादित भाषा में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं कि जो 16 महाजनपद हैं उनके अलग अलग क्रम मिलते हैं सब जगह, लेकिन हमने अपने हिसाब से क्रम ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अंग। इसकी राजधानी चंपा। ये कहाँ है अभी? भागलपुर, बिहार का भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र है, और बंगाल का कुछ क्षेत्र आता है। ये मगध के पूर्व में स्थित था। चंपा व्यापारिक दृष्टि से प्रसिद्ध नगरी थी। अंग शक्तिशाली जनपद था और पड़ोसी मगध से इसके युद्ध होते रहते थे। अंत में मगध विजय हुआ और मगध के युवराज बिंबिसार ने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को मार डाला और अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब दोस्तों दूसरा लेते हैं मगध। इसका ही पड़ोसी है। इसकी राजधानी आपको गिरिब्रज, राजगृह या राजगा के नाम से मिलेगी। तो ये कहाँ है? ये क्षेत्र गया, पटना वाला क्षेत्र है। राजगीर, ये राजधानी वाला क्षेत्र है राजगीर। नालंदा विश्वविद्यालय पास में ही है। बिहार शरीफ इसके ये इसी एरिया में ये एरिया मगध के क्षेत्र में पड़ता था। तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बहुत शक्तिशाली था। विभिन्न भौगोलिक कारणों से इसका विकास होता रहा। यहाँ हथियार बनाने हेतु लोहा था, अच्छी उर्वर कृषि भूमि थी, युद्ध हेतु हाथी भी थे। तो मगध ने अन्य राज्यों पर अधिकार कर साम्राज्य की स्थापना की। ये भारत का पहला साम्राज्य था।
बिंबिसार व अजातशत्रु बहुत शक्तिशाली शासक थे यहाँ के। चंद्रगुप्त मौर्य भी हुआ बाद में, लेकिन ये साम्राज्य की बात है। चलिए, तीसरा है काशी। काशी तो अपने आप में स्वयं ही शहर था काशी। इस कई पुस्तकों में बनारस लिखा मिलता है, कई में वाराणसी लिखा मिलता है राजधानी के नाम पर, लेकिन ये अभी इसकी राजधानी है वाराणसी। वरुणा और असी दो नदियां हैं, उनके संगम पर बसा होने के कारण इसको वाराणसी कहा जाता है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में काशी भी सर्वाधिक शक्तिशाली था। काशी ही सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। ये सबसे महत्वपूर्ण नगर के रूप में चर्चित रहा है। काशी व कौशल में वर्चस्व हेतु युद्ध होते रहते थे, इससे इसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो गई और अंत में ये कौशल राज्य में मिला लिया गया। काशी को कौशल ने अपने में मिला लिया। अब चलते हैं कौशल। चौथा है कौशल। इसकी राजधानी श्रावस्ती। प्रारंभ में इसकी राजधानी अयोध्या थी, बाद में श्रावस्ती बनी। इसका क्षेत्र है अयोध्या, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, वर्तमान में जो क्षेत्र है। श्रावस्ती है वो व्यापारिक दृष्टि से प्रमुख नगर था। प्रसेनजीत यहाँ का बहुचर्चित शासक रहा था, जिसे अजातशत्रु से संघर्ष करना पड़ा। कौशल को भी मगध के साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा। मगध ने कौशल को भी अपने में मिला लिया। वज्जी की बात करते हैं। गंगा के उत्तर में स्थित था। वज्जी अष्टकुलिक संघ है। 8 कुल, इसमें 8 कुलों के नाम है। ये 2 भागों में बटा हुआ है, वैशाली की लिच्छवी, विदेह की मिथिला। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वज्जी को देखने के लिए हमें बुद्ध के समय के 10 गणतंत्र देखने पड़ेंगे। 8 ये वज्जी संघ के अंतर्गत थे, 2 मल्ल के अंतर्गत। तो ये 10 गणतंत्रों के नाम लिखे हैं। कपिलवस्तु के साक्य, अलकप्प के बुली, केशपुत के कालाम, सुसुमारगिरी के मग्ग, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलैया, पिपली वन के मोरी। ये मल्ल है, कुशिनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। चलो इनकी बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। कपिलवस्तु के जो, पहले तो इसका एरिया बता देता हूं मैं आपको। गंगा के उत्तर में ये क्षेत्र था। इसके पूर्व में काशी और महानंदा के तटवर्ती जंगल फैले थे और पश्चिम में सदानीरा अर्थात गंडक नदी थी। 8 जनों का महासंघ था। कुंडग्राम के यात्रकों का भी इसमें उल्लेख मिलता है, कई हैं इसमें। तो सबसे पहले हम कपिलवस्तु के साक्यों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो ये गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था। कपिलवस्तु की पहचान नेपाल में स्थित तिलोरा कोट से की जाती है। कुछ विद्वान इसे बस्ती जिले के पिपरहुआ से भी जोड़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। कपिलवस्तु के जो शासकों का विनाश किसने किया? कौशल नरेश विरुधक ने। कई जगह इसका विरुद्रम नाम भी मिलता है, विरुदेव भी मिलता है। विरुधक ने ही इनका नाश कर दिया था। कई स्थानों पर विदुदेव भी नाम मिलता है इसका। अब दूसरा अलकप्प के बुली। तो इनका गणराज्य वर्तमान बिहार के शाहाबाद, आरा, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह थे वो वाला जिला, शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों में था। संभवतः वेठ द्वीप या बेतिया उनकी राजधानी थी। चलिए, केशपुत्र के कालाम है। तो उनका गणराज्य कौशल के पश्चिम में संभवतः सुल्तानपुर जिला है ना, उसमें कुड़वार से लेकर कुड़वार नामक स्थल तक फैला हुआ था। लेकिन ये कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे, कौशल को अपना राजा मानते थे। अब आता है चौथा, सुमसुमार गिरी के मग। इनका समीकरण बैठाते हैं इतिहासकार मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित चुनार से। तो मग्गों के अधिकार में विंध्य क्षेत्र की यमुना व सोन नदियों के मध्य का क्षेत्र था और ये वत्सों के अधीन थे, उनकी अधीनता स्वीकार करते थे। अब चलते हैं वैशाली के लिच्छवी। उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ये आधुनिक बसाड़ है। प्राचीन भारतीय इतिहास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुंडग्राम वैशाली के पास स्थित था। यहां यात्रक कुलों का शासन बताते हैं। मिथिला के विदेह, छठा है मिथिला के विदेह। इसकी पहचान नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर से की गई है। सीता जी यहीं की बताई जाती हैं। जनकपुर स्थान है, जनक यहीं के राजा थे। रामग्राम के कोल्ली, 7वां।
तो शाक्य गणराज्य के पूर्व में रामग्राम के कोलियों का गणराज्य था, जो दक्षिण में सरयू नदी तक विस्तृत था। रामग्राम की पहचान अब क्या की गई है, गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की जाती है कि वहीं रामग्राम था। अब ये पिपल्ली वन के मौर्य हैं, ये सीधे जो पिपल्ली वन के मौर्य हैं इनसे संबंधित है, कपिल वस्तु के इनसे। तो पिपल्ली वन के मौर्य थे, ये शाक्य ही थे। मौर्य लोग शाक्यों की एक शाखा थे जो कौशल नरेश वीरुधक के अत्याचारों से बचने के लिए भाग गए। वीरुधक ने यहाँ मारकाट मचाई थी, खूब जनसंहार किया था, तो ये पिपल्ली वन आ गए और हिमालय की तलहटी में एक मोर बहुल क्षेत्र में पिपल्ली वन नामक शहर बसा लिया और वहीं बस गए। मोर ही मोर थे वहां ज्यादा, तो मोर बहुल क्षेत्र होने के कारण ये मौर्य कहलाए, मौर्य। और बाद में यही लोग मौर्य कहलाए। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो इसी गणराज्य से संबंधित था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो पिपल्ली वन की पहचान कहां से की गई है, गोरखपुर जिले में कुसुमुई के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम से इसकी पहचान की जाती है। हालांकि विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। चलिए दोस्तों, पांचवा भी अपना, छठा भी अपना मल्ल जो राज्य है वो भी गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र संघ है। इसके दो भाग हैं, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, दो जगह है। तो ये कुशीनारा है, वर्तमान कुशिया है गोरखपुर, ये बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है, वहां है। और पावा को पडरौना कहा जाता है, ये गोरखपुर, ये पूरा क्षेत्र देवरिया में पड़ता है वैसे। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो कुशीनारा की पहचान गोरखपुर के पास, अब कुशीनगर जिला है, पहले देवरिया जिला पड़ता था, कुशीनगर जिले वर्तमान कसिया से की जाती है। रामायण में जो मल्लों को, रामायण में इसका उल्लेख है कि मल्लों को लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु का वंशज बताया गया है। मल्लों को लक्ष्मण जी का पुत्र है चंद्रकेतु, उसका वंशज बताया गया है। तो पावा है, ये इसका समीकरण देवरिया में पडरौना से स्थापित किया जाता है। इतिहासकार समीकरण बैठाते हैं, ये कहां होगा। तो लिच्छवियों को जीतने के बाद मगध शासक अजातशत्रु ने मल्लों को भी जीत लिया था। चलो दोस्तों, ये वज्जी और मल्लों की विस्तार से बात यूं कर दी है कि गंडा, इनकी बात करते करते महाजनपद की बात करते करते इनकी बात छूट जाती है। चलिए अब चेदी जनपद, महाजनपद पर आते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं, यहां समूह शासन था। तो गण और संघ के नाम से जो प्रसिद्ध होते थे राज्य, तो इनमें कई लोगों का समूह शासन करता था। यही समूह शासन का अर्थ है। भगवान महावीर व बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। समूह शासन या ओलिगार्की, यूनानी भाषा में ओलिगार्की, समूह शासन या ओलिगार्की का अर्थ है जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में पड़ती है, होती है वहां। तो यहाँ जो गणों संघ के जो सभी लोग है ना, जो समूह होता था, वो सभी समूह के लोग सभी राजा कहलाते थे। चलिए अब चेदी महाजनपद की बात करते हैं। चेदी की राजधानी अपने को सोत्तमती या शक्तिमती या सुक्तिमती लिखा मिलता है। ये बुंदेलखंड व आसपास का क्षेत्र है, वर्तमान बांदा के पास है, पूर्वी बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड का पूर्वी भाग व आसपास का क्षेत्र है। जातकों में वह महाभारत में इसका उल्लेख है। शिशुपाल यहाँ का प्रतापी शासक था। आगे चलते हैं। वत्स, राजधानी कौशाम्बी, अभी कोसाम नाम का ग्राम है। प्रयागराज, पूर्व में इसका इलाहाबाद नाम था। इसके पास है, राजा निचक्षु और प्रमुख वणिक पथ पर स्थित है। तो ये राजधानी है इसकी, यमुना तट पर बसी हुई है। महाभारत के अनुसार किसी चेदी राजा ने ही कौशाम्बी नगर की स्थापना की थी। पुराण के अनुसार राजा निचक्षु थे, इन्होंने अपनी राजधानी कौशाम्बी स्थानांतरित कर दी थी। कौशाम्बी उस समय प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर पड़ता था और उसका व्यापारिक महत्व बहुत था। तो ये वत्स हो गया। अब चलते हैं कुरु। ये इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। आप जानते हैं कुरुवंश की राजधानी पहले हस्तिनापुर थी, खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बना और इंद्रप्रस्थ आजकल दिल्ली कहलाती है। तो दिल्ली मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्व हरियाणा है। अलवर का उत्तरी भाग है, राजस्थान में भी अलवर का उत्तरी भाग। दक्षिणी पूर्वी हरियाणा, थानेश्वर इसके एरिया में आते थे। तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ वो दिल्ली के पुराने किले के पास थी। एक जातक के अनुसार इसमें 300 संघ थे। प्रारंभ में यहाँ राजतंत्र था, फिर कालांतर में गणतंत्र स्थापित हो गया। बौद्ध और जैन साहित्य में इक्ष्वाकु, सुत, सोम और कौरव आदि कुरु राजाओं का उल्लेख अपने को मिलता है। अब चलते हैं पांचाल। तो पांचाल के दो भाग हैं, दो राजधानियां हैं। उत्तरी भाग है, उसकी राजधानी है अहिछत्र और दक्षिण भाग की काम्पिल्ले। द्रौपदी दक्षिणी भाग की थी और ये काम्पिल्ले जहां की राजधानी थी।
इस 5 कुल के लोगों ने मिलकर इसको बसाया था। तो ये थे कीवी, केसी, संजय, तुर्वसक और सोमक। तब इसको पांचाल नाम हुआ और ये राज्य आधुनिक रुहेलखंड तथा मध्य दोआब क्षेत्र में फैला हुआ है। चुलानी ब्रह्मदत्त था, ये पांचाल देश का महान शासक था। चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का महान शासक था। यह अभी बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र पड़ता है, यहाँ ये पड़ता है। अब राजस्थान में चलते हैं। आपका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया। अब चलें, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। अब राजस्थान में आते हैं। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर का क्षेत्र है, दक्षिणी अलवर है, दौसा है, बैराट, विराटनगर, भरतपुर का कुछ थोड़ा सा भाग इसके अंतर्गत आता था। तो पांडवों का अज्ञातवास यहीं गुजरा था। विराट नरेश की जो कन्या थी उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था, सभी जानते हैं। महाभारत के अनुसार शहाज नामक शासक था ना, उसने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। तो राजस्थान के बारे में दोस्तों मैं अलग से वीडियो डालूंगा। जो राजस्थान के अर्जुनायन है, सीवी हैं, मालव हैं, योद्धेय हैं, जांगल प्रदेश है, उसके बारे में अलग से वीडियो बना के डालूंगा। तो बस इतनी बात करते हैं अभी राजस्थान की। अब आते हैं सूरसेन। ये उत्तर प्रदेश का एक बच गया था, थोड़ा क्रम उपचूक हो गया था। चले, सूरसेन। ये राजधानी है इसकी मथुरा, आज भी इसका मथुरा ही नाम है। पूरा ब्रज प्रदेश इसमें शामिल था, वृंदावन, बरसाना आदि। राजस्थान का धौलपुर, करौली और भरतपुर क्षेत्र इसमें ही आता था। तो कुरु के दक्षिण व चेदी के पश्चिमोत्तर में यमुना के दाहिने किनारे सूरसेना को शासन था। यहाँ यदु या यादव वंश का शासन था। बौद्ध ग्रंथों में सूरसेन शासक अयवंती पुत्र का जिक्र मिलता है, जो बुद्ध का समकालीन था। महाभारत में हमें वसुदेव, कंस, इनका वर्णन मिलता है और श्री कृष्ण का यहीं से संबंध मिलता है। श्री कृष्ण का यहीं से संबंध था। अब चलते हैं अस्मक या अस्सक। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, पैठन, पोतन या पोटली। संभवतः प्रारंभ में काशी राज्य के अधीन था, परंतु अवंती के साथ इसका निरंतर संघर्ष चलता रहता था और बाद में ये उसके अधीन भी हो गया। तो जो प्रतिष्ठान या पैठन है वो अभी कहाँ है? ये दक्षिण भारत में गोदावरी तट पर है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में पड़ता है दोस्तों। ये नक्शे में देखेंगे तो मुंबई के बिल्कुल मुंबई के बगल में पड़ेगा। अब आते हैं अवंती। इसके भी 2 भाग थे, उज्जैनी उत्तरी भाग और महिष्मती दक्षिणी भाग। ये महिष्मती बाहुबली फिल्म वाली नहीं है, वो वर्तमान में उज्जैन व मालवा प्रदेश इसके अंतर्गत आता था। यहाँ का राजा था चंड प्रद्योत था। उसके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। अब हम देश से बाहर चलते हैं। गांधार, यह तक्षशिला अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित था। ये पेशावर, पाक का पूर्वी भाग, पश्चिम पंजाब और कश्मीर के कुछ क्षेत्र, रावलपिंडी आदि इसके अंतर्गत आते थे। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार गांधार के राजा पुक्कू सती ने मगध में बिंबिसार के साथ उपहारों का आदान प्रदान किया था और बुद्ध के दर्शनों के लिए पद यात्रा की थी। कहाँ की? मगध तक की। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और शकुनी का संबंध भी आपको यहीं से मिलता है। कंबोज की बात करते हैं। कंबोज पहले तो राजतंत्र था, कालांतर में यह गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो गई थी। इसकी राजधानी का नाम राजपुर मिलता है, राजापुर, जो आजकल राजौरी के नाम से विख्यात है। राजपुर जिला पुंछ। और हाटक, कई जगह कई किताबों में हाटक मिलता है, कहीं लाजपुर मिलता है, कहीं राजपुर मिलता है। तो ज्यादातर इसको राजपुर पे यानी राजौरी पे सब राजौरी मानते हैं इसको। गांधार का पड़ोसी था। पश्चिमी कश्मीर का पश्चिम कश्मीर का भाग था, बदख्शां प्रांत था, राजौरी और हाजरा जो पाकिस्तान में, ये एरिया इसके अंतर्गत पड़ता था। अब दोस्तों एक बार नक्शे को पुनः देख लीजिए। कंबोज आपके ऊपर आ रहा है, पूर्वी अफगानिस्तान में आ रहा है। ये गांधार वाला एरिया है। इसके ये 2 विदेश में मिलते हैं आपको। गांधार यहाँ ये क्षेत्र मिलता है। ये कश्मीर तक आते हैं ये क्षेत्र। फिर सूरसेन आपको यहाँ मिलता है। मत्स्य राजस्थान में मिलता है। अवंती आपको यहाँ मिलता है। ये कर्क रेखा, ये जो रेखा है कर्क रेखा,
उसके ऊपर मिलता है। अस्मक आपको गोदावरी के तट पे मिलता है, यहाँ बम्बई है। इसके ये सीधे सीधे चलेंगे आप तो ये सीधे सीधे यहाँ अस्मक आप दिखा देंगे आप महाराष्ट्र के बीचों बीच, ये एरिया इसका पड़ता है औरंगाबाद वाले का। ये वत्स, काशी, कौशल, मल, पांचाल, वज्जी, मगध, अंग, ये 3 हो गए बिहार के। हालांकि ये बंगाल तक का क्षेत्र पड़ता है, लेकिन अभी जो राजधानियां जहां जहां आ रही हैं वहां मैंने ये गोले लगाए हैं, अंग, मगध और वज्जी। ये मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, पांचाल और चेरी, ये सूरसेन, ये उत्तर प्रदेश के हो गए। कुरु दिल्ली का हो गया, दिल्ली वाला क्षेत्र ही आ गया। मत्स्य राजस्थान का हो गया। दोस्तों आशा है आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी आपको सूचनाएं मिलती रहें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करें, लेकिन मर्यादित भाषा में। धन्यवाद, नमस्कार।